हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हो। देखिए, एपीयू का एग्जाम है और उसमें पूछे जाने वाला है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट। ठीक है, 2022 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है प्री में पूछे जाने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक। मेंस में सारा कुछ ही पूछे जाने वाला है, बस सेक्शन 13 में ही पूछा जाएगा और सेक्शन 18, 19, 20। अब देखिए, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में किए हैं और मैंने बेयर एक्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आने लगे। और मेरा तो पैटर्न भी यही है, मैं बेयर एक्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उस एक्ट पर स्टूडेंट्स की कमांड बन जाए। तो देखिए, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो को देखना। आपका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम इस एक्ट में नहीं आएगी। हम इतना सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे और एपीओ एग्जाम में आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। बाकी अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है ये एक्ट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखिए, अगर मैं इसके सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की। ठीक है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है और ये प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए, अगर सबसेक्शन 1 की बात करें तो ये कहता है कि दिस एक्ट, ठीक है, क्या कहा, दिस एक्ट इज कॉल्ड द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। एक बात याद रखना, क्योंकि दो एक्ट हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड, दो एक्ट पूछे जाने वाले हैं। एक 1992 से रिलेटेड है और एक 2022 से रिलेटेड है। जो 1992 से रिलेटेड है वो सिर्फ प्रिवेंट करता है अनफेयर मीन्स को। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स से रिलेटेड बस। और जो 2022 है वो ऑल डेवलप्ड वर्जन आया और वो किस बारे में बात कर रहा है? अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट कर रहा है इन रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट में, ठीक है, भर्तियों में। तो आप तुम्हें ये क्या है, याद रखना है। तो ये एक्ट का नाम अच्छे से याद हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि ये कहाँ तक अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, क्योंकि ये एक लोकल एक्ट है तो ये कहाँ तक अप्लाई होगा? ये सिर्फ राजस्थान पर ही अप्लाई होगा, टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, संपूर्ण राजस्थान राज्य पर ही लागू होता है। सबसेक्शन 3 कहता है ये जो एक्ट है कब एनफोर्समेंट में आया। ठीक है, कब से प्रारंभ हुआ। तो ये एक्ट अगर आप देखेंगे, सबसेक्शन 3 ने बोला कि जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी उस दिन से हम मान लेंगे कि एक्ट क्या है, नोटिफिकेशन, ये एक्ट क्या है, प्रारंभ हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस एक्ट को, ठीक है, जो 2022 का एक्ट है, ये इसका एक्ट नंबर 6 है। ठीक है, क्या है इसका एक्ट नंबर? ये 6 है, याद रखना। और 6 हम कैसे याद रखेंगे? देखो, 2+0 कितना होता है? 2 ही होता है। फिर 2+2 कितना होता है? 4। 4+2 6। तो ये एक्ट नंबर 6 है। क्या है? ये एक्ट नंबर 6 है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। ये रहा एक्ट नंबर 6 है 2022 का। गवर्नर की एसेंट कब मिली इसको? क्योंकि लोकल एक्ट है, क्योंकि राजस्थान पे अप्लाई हो रहा है तो गवर्नर एसेंट दे रहे हैं। तो गवर्नर की एसेंट कब मिली? 5 अप्रैल 2022 को। एक्सटेंट कहाँ तक है ये, कहाँ कहाँ तक ये पूरा इसका प्रसार है? तो होल ऑफ राजस्थान। और कमेंसमेंट में जब ऑफिशियल गैजेट में उसको क्या है, नोटिफाई कर दिया जाएगा। कब से, ये आप मुझे बताना कि ये कमेंसमेंट में कब आया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं तो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन जो है मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट, इसको इनैक्ट कब किया गया? बताइए, किस वर्ष बनाया गया इसको? 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में? तुम्हें पता है इनएक्ट 2022 में हो गया था और ये एक्ट नंबर 6 है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक्ट है कहाँ तक एक्सटेंड होता है? अधिनियम जो है कहाँ तक लागू होता है? होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ राजस्थान, या फिर जयपुर डिस्ट्रिक्ट ओनली? राजस्थान एंड दिल्ली? इसका आंसर है संपूर्ण राजस्थान पे। कहाँ बात हो रही है? सबसेक्शन 2 में बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन क्लॉज की, देखिए मैंने इसका आपको ट्रिक भी बता दिया कि देखिए ये जो इसकी परिभाषा है ना, जो इसमें डेफिनेशन क्लॉज है वो ए से लेके जी तक है। ठीक है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन जो 2022 का एक्ट है, क्योंकि देखो अगर आप 1992 वाला एक्ट देखें तो डेफिनेशन तो वहां पे भी है।
ठीक है, डेफिनेशन क्लोज तो 1992 में भी है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किस डेफिनेशन से पूछा गया है, क्योंकि 1992 में देखेंगे तो वहां पर कहां तक डेफिनेशन दी गई है, सिर्फ ए से लेके डी तक। कहां तक, देखो आपको मैं एक बात बोल रही हूँ, आप हमेशा ना अपने साथ बेयर एक्ट लेकर बैठना। ठीक है, मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ मेरी क्लास के, हम हमेशा बेयर एक्ट लेकर बैठते हैं, क्योंकि मैंने अब एपीओ का ये नया स्टार्ट किया है आपके लिए कि कैसे एपीओ क्लियर करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम हमेशा अपना बेयर एक्ट अपने पास रखकर बैठते हैं, और हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो भी सेक्शन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है उसको साथ साथ लिखते हुए जाते हैं। इससे पहले कि जितने हमने एग्जाम की तैयारी की ऐसे ही की, और उसका बहुत ही क्या है, हमें बेनिफिट मिला एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हमें कीवर्ड्स याद रहे और हमने अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। अब उसी तरीके से जब मैं बात कर रही हूँ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन की, ठीक है, तो इसके हमने देखे दो एक्ट है, 1992 वाला और 2022 वाला। 2022 क्योंकि बड़ा है तो इसमें डेफिनेशन भी ज्यादा है, ए से लेके जी तक डेफिनेशन है। ठीक है, और वो जो 1992 वाला है छोटा एक्ट है, तो उसमें सिर्फ 4 ही डेफिनेशन है, ए बी सी और डी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब ये ए से लेके जी है, ठीक है, ये जो ए से लेके जी तक है, अब हम इसको याद रखेंगे तो कुछ गलती ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अनफेयर मीन्स की बात यहाँ पे भी की गई है, वो अनफेयर मीन्स की वहां पर भी बात याद की गई है। हमें कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हमने ये ट्रिक से याद कर लिया। इसका क्या है, ट्रिक से याद कर लिया। ठीक है, देखो वैसे तो केक की स्पेलिंग ये नहीं होती, पर हम इसको केक ही पढ़ेंगे। ठीक है, केक, पग, ठीक है, पग, केक और पग याद रखना है हमें। ठीक है, अब देखिए, अगर आप परिभाषा पे जाओगे, अब ये पहला सी किस बारे में बात कर रहा है, पहला सी बात कर रहा है कंडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हमें पता है ये पब्लिक एग्जामिनेशन का एक्ट है, तो यहाँ पे कंडक्ट की बात किसकी की जाएगी, पब्लिक एग्जामिनेशन के कंडक्ट की बात की जाएगी। अगर मैं बात करूं, ये फिर जो ए आया है, ठीक है, ये ए, ये किससे रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन होता है उसकी जो अथॉरिटी है, ये ए उसको बताता है कि ए स्टैंड फॉर व्हाट, अथॉरिटी। फिर दोबारा से सी आ गया, तो ये सी किस बारे में बात कर रहा है, बेयर एक्ट होगा, बेयर एक्ट में देखते हुए चलना। ठीक है, तो पहला सी किस बारे में बात कर रहा था, कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन की। दूसरा ए किस बारे में बात कर रहा था, ए बात कर रहा था अथॉरिटी, एग्जामिनेशन की अथॉरिटी। फिर से दोबारा से क्या आया था, सी, केक, वापस से सी आया था, वो सी किससे रिलेटेड था, वो सी हमारा रिलेटेड था एग्जामिनेशन के सेंटर की बात कर रहा था, तो केक। तो पहला सी कंडक्ट, फिर ए अथॉरिटी, फिर वापस से सी क्या है, सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। फिर था केक का सी ए सी ई, ई किससे रिलेटेड है, ई रिलेटेड है हमारी एग्जामिनी, एग्जामिनी जो पब्लिक एग्जामिनेशन दे रहा है वो एग्जामिनी। ठीक है, तो केक याद रखना है आपको, क्लॉज तो आपको याद है वैसे भी, ए से लेके जी तक है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिख लेना आप, ए बी सी डी ई एफ जी। अब केक लिख देना सामने उसके कीवर्ड सी ए सी ई, तो सी के आगे कंडक्ट, ए के आगे अथॉरिटी, दोबारा से सी के आगे उसका सेंटर, ई के आगे एग्जामिनी, फिर है पग। अब पी से क्या है हमारा, तो पी फिर हमारा आता है पब्लिक एग्जामिनेशन, जो ये बेसिकली एक्ट बात कर रहा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन होगा क्या, तो फिर वो पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। ठीक है, यस, ई में। फिर पग, पी यू, यू से क्या है हमारा रिलेटेड, बेसिकली एक्ट से रिलेटेड है। इसके कीवर्ड याद रखो, पब्लिक एग्जामिनेशन, साथ के साथ पब्लिक एग्जामिनेशन के ऊपर आप लिख भी लो, हमने कहा देखा पब्लिक एग्जामिनेशन को, टू ई में देखा। फिर यू क्या है, अनफेयर मीन्स, जो आप इस एक्ट में देख भी रहे हो कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं अनफेयर मीन्स को, तो वो अनफेयर मीन्स का है, तो मैंने आपको क्या बताया, पग, पी और यू, तो यू से हो गया हमारा अनफेयर मीन्स, तो ये कहां पर है हमारा टू के एफ में है। और जी बचा हुआ, जी क्या है, तो जी कहता है, जो हमने पग याद करा था, तो वो जी एक्चुअली कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जी में ये कहा गया है कि कोई भी वर्ड्स अगर कहीं भी डिफाइन नहीं किए गए हैं तो हम उसको आईपीसी से क्या करेंगे, आईपीसी में जो सेम मीनिंग दिया है वहीं से उसको असाइन किया जाएगा। तो ये पग आपको याद रखना है, जी, जी से हमें याद रखना है कि जो कहीं नहीं दिया गया। ठीक है, जी में बोल रहा है कि गया। ठीक है, अगर आपकी डेफिनेशन यहाँ नहीं है तो वो गई, कहाँ गई, वो आईपीसी से आप लेंगे, आपको याद रहेगा। तो हमने क्या किया है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 के डेफिनेशन क्लॉज को बहुत अच्छे से अभी उसको क्या किया है, सेक्शन को याद किए हैं, उसके सब सब सेक्शंस हैं, सब क्लॉजेस हैं। ठीक है, 2A से लेके 2G तक, केक, केक, पग। ठीक है, स्टूडेंट्स मेरा यही पैटर्न रहता है पढ़ाने का। ठीक है, और आप देखना टाइम बेशक से ज्यादा लगेगा लेकिन कमांड पूरी आएगी।
तो अब आपको ये भी याद हो गया। अब हम करते हैं एक्चुअली इसके अंदर लिखा क्या है। जब हमने पढ़ा के कंडक्ट की बात की हमने, ठीक है, संचालन की बात की, पब्लिक एग्जामिनेशन की, तो उसमें लिखा क्या है, सार्वजनिक परीक्षा का जो संचालन है, ठीक है, उसका मतलब क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो उसका जो मतलब बताया गया है, दो चीजें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड, ठीक है, क्या उसका अभिप्रेत और उसमें क्या सम्मिलित है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। कंडक्ट ऑफ जो पब्लिक एग्जामिनेशन है उसके अंदर कवर किया गया है पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस को, फ्रॉम बिगिनिंग से लेके एंड तक। एग्जामिनेशन प्रोसेस जहां से शुरू होता है और जहां से शुरू होता है से लेकर जहां पर खत्म होता है, वो जो पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, प्रिपरेशन क्वेश्चन पेपर की, वो भी कंडक्ट माना जाएगा। प्रिंटिंग करना क्वेश्चन पेपर को, वो भी हमारा कंडक्ट माना जाएगा। सुपरविजन करना एग्जामिनेशन को, कोडिंग करना, प्रोसेसिंग करना, एग्जामिनेशन मटेरियल को स्टोर करना, क्वेश्चन पेपर का ट्रांसपोर्ट करना, भेजा भी तो जाएगा क्वेश्चन पेपर बना के, उसको ट्रांसपोर्टेशन हो गया उसका। फिर क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग 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 कॉलेजेस में या स्कूल्स में जहाँ पर एग्जाम होता है। फिर जो कलेक्ट किया जाता है, फिर जब एग्जाम हो जाता है फिर उनको क्वेश्चन पेपर जो होते हैं कलेक्शन किया जाता है क्वेश्चन पेपर का और आंसर शीट का। फिर ओएमआर शीट्स होती हैं, ठीक है, फिर जो रिजल्ट शीट्स होती हैं, इवैल्यूएशन किया जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है रिजल्ट का। तो जो स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल लास्ट तक का प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, उसी को हम बोलते हैं कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन से स्टार्ट होके रिजल्ट तक, प्रिपरेशन से स्टार्ट होके रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक। इसीलिए एवरी जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या है, बहुत ही वाइड है और कवर कर रहा है हर स्टेज को जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन से कनेक्टेड है। सार्वजनिक परीक्षा का संचालन क्या है, उसका अर्थ परीक्षा की पूरी प्रक्रिया से। मैं आपको एक स्टूडेंट बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका हिंदी भी पूछा जा रहा है एपीओ में, ठीक है, आपकी इससे हिंदी की भी प्रिपरेशन होगी। और जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, देखो आपका इंग्लिश में अच्छी कमांड होगी और इंग्लिश भी पूछी जाएगी तो आपकी इंग्लिश की भी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। मैं भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ ताकि दोनों ही मोड पर आपकी अच्छी कमांड डेवलप हो पाए, ठीक है। और एक अच्छा ऑफिसर वही होता है जिसको दोनों ही लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। तो सार्वजनिक परीक्षा का संचालन है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या क्या बताया, जो प्रश्न पत्र है उसको तैयार करना, प्रश्न पत्र को छापना, परीक्षा का पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण, ठीक है, परीक्षा का पर्यवेक्षण। अब जैसे कि वर्ड लिखा है पर्यवेक्षण, हो सकता है कि जो हिंदी में जो शब्द शुद्धि वाले शब्द जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ जाए और कुछ भी वर्ड लिखा आ जाए। तो अगर हमने जब पढ़ा परीक्षा का पर्यवेक्षण और जब आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो ये जब हम कोई चीज बोल रहे हैं तो माइंड में वो फिट हो जाएगी, क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखो मैं इतना जो लंबे प्रोसेस से पढ़ा रही हूँ ना, सिर्फ उसका एक ही रीजन है, आपका सिलेक्शन होना। मैं भी चाहूँ तो बहुत ही 15 मिनट में आरपीई जो है एक्ट हमारा कंप्लीट, वन शॉट दिस और दैट कर सकती हूँ, बट नहीं, मैं स्टूडेंट के साथ एक ऑनेस्टी के साथ उनको पढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म अपना इनिशिएट किया था उसको, और इसी अप्रोच के साथ स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स को काफी पसंद भी आया, तो इसलिए पेशेंस रखना, ठीक है, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये बात हमेशा याद रखना। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई चीज शॉर्टकट से अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट करके आपको सफलता मिल सकती है, कभी नहीं ऐसा होता है, ठीक है। कोडिंग एवं प्रोसेसिंग, प्रश्न पत्र और अन्य सामग्री का भंडारण, परिवहन, वितरण, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका का संग्रह, ओएमआर शीट, परिमाण पत्रक, मूल्यांकन और परिणाम घोषित करना, ठीक है। अर्थात यह परिभाषा परीक्षा की शुरुआत से लेकर परिणाम घोषित होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या है, सम्मिलित करता है। तो एक बात याद रखना, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रोसेस। सार्वजनिक परीक्षा का संचालन का मतलब क्या है, परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। सार्वजनिक परीक्षा का संचालन में निम्नलिखित में क्या शामिल है, इवैल्यूएशन ओनली, प्रिंटिंग ओनली, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ओनली, ऑल ऑफ द अबव। देखो ये ओनली जो वर्ड होता है ना, ये हमारे आंसर को बहुत नैरो कर देता है, ठीक है। इसीलिए आपको इस वर्ड से बचना है। अगर आपको याद है कि हमारी डेफिनेशन बहुत वाइड थी, ओनली वर्ड हो सकता है कि किसी डेफिनेशन क्लॉज में ओनली वाला भी आपका ठीक हो, लेकिन जब आपको पता है कि हमने एक प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा है, तो खाली इवैल्यूएशन नहीं, खाली मूल्यांकन नहीं, मुद्रण नहीं, केवल परिणाम घोषित करना नहीं, बल्कि उपरोक्त सभी इसका
आंसर है। डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है पूरा एंटायर प्रोसेस, प्रिंटिंग, इवैल्यूएशन, डिक्लेरेशन, सब कुछ। उसके बाद आ जाइए हमारा केक था, तो सी से हमने कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा ए से क्या था, हमारा जो एग्जामिनेशन है उसकी अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी, परीक्षा प्राधिकारी। ठीक है, देखो मेरे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही पेयर एक्ट है, तो साथ के साथ मैं इसको क्रॉस चेक करती हुई जा रही हूँ स्टूडेंट्स। अब मैंने जो आपको बताया है ना क्लॉज ए में एग्जामिनेशन, ये जो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आप इसमें याद रखना ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब है हमारा एग्जामिनेशन अथॉरिटी, परीक्षा अधिकारी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बहुत छोटी सी बात लिखी गई है कि जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मतलब वो होगा, जिस एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मतलब होगा कि वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी जिसको शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी मींस एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो आपको इसमें शेड्यूल 1 जो है इसको मार्क करना है। ठीक है, ओनली द अथॉरिटीज, इसका मतलब क्या केवल जो अनुसूची 1 में वर्णित प्राधिकारी है उसे इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा प्राधिकारी माना जाता है। याद रखना, एग्जामिनेशन अथॉरिटी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी पढ़ रहे हैं ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कंडक्ट करती है, ये जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसको यही कंडक्ट कराती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड एप्लीकेबल रूल्स। ठीक है, तो प्राधिकारी परीक्षा प्राधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही करता है। Whenever the act imposes any duty or responsibility, देखो ये जो मैंने इसमें नोट्स प्रिपेयर किए हैं ना, एक्चुअली अगर आप देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज बहुत छोटा है, लेकिन आपको पता है इसका मेंस आंसर राइटिंग भी है। तो अगर जब मैंने आपको एग्जामिनेशन अथॉरिटी पढ़ाया और अगर आपका कोई भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनता है, आप लिख पाएंगे ना कि जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने पढ़ तो लिया कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या, एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो शेड्यूल 1 में दी गई है वो है, लेकिन ये क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में। और कैसे कंडक्ट कराती है, इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग और जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब whenever the act impose any duty or responsibility upon the examination authority, it refers only to the authority specified in schedule 1। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, अधिनियम में जहां भी परीक्षा प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है वहां उसका अभिप्राय केवल अनुसूची 1 में वर्णित प्राधिकारी ही है। ठीक है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मतलब वही एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो शेड्यूल 1 में दी गई है, इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ हमने ये पढ़ लिया है। परीक्षा प्राधिकारी से अभिप्राय इस अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है। अब इसका एग्जाम पॉइंट से देखिए, एग्जामिनेशन अथॉरिटी मतलब स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, और ये क्या करती है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वो इसी अथॉरिटीज के द्वारा किए जाते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है अंडर द एक्ट मींस द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन, अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा प्राधिकारी से अभिप्राय किसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है, बताइए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या फिर राजपत्र ऑफिशियल गैजेट। अगर देखो इस तरीके से अगर हम पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल क्लैरिटी आ रही है ना, आप 2 मिनट में आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर है ए, शेड्यूल 1, अनुसूची 1, क्योंकि जो अगर आप क्लॉज बी देखेंगे वो स्पेसिफिकली डिफाइन करता है एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मतलब वो अथॉरिटी जो शेड्यूल 1 में दी गई है। नेक्स्ट, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरीली परीक्षा जो प्राधिकारी है उसका मुख्य दायित्व क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना ऑफेंसेस का, अपराधों की जांच करना, कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अपराधों का विचारण करना, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। इसका आंसर है बी कि ये कंडक्ट कराती है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा को आयोजन करती है। ठीक है, ये बात हमारी क्लॉज बी में लिखी गई है। नेक्स्ट, केक, सी कंडक्ट, ए अथॉरिटी, नेक्स्ट सी सेंटर। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन अब कंडक्ट कराएगी, ठीक है, ये हमारी अथॉरिटी अब उसका सेंटर का होगा। अगर आप लिंक करते हुए चलेंगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले होता है पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना। ठीक है, तो पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा रहा है। कौन कंडक्ट करा रही है, अथॉरिटी कंडक्ट करा रही है। अथॉरिटी ने इसको कंडक्ट कराया तो अथॉरिटी ने सेंटर दिया। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र, तो एग्जामिनेशन सेंटर
का क्या मतलब है? एनी इंस्टीट्यूशन या फिर पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एनी अदर प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन। इसमें कहा गया है परीक्षा केंद्र से अभिप्राय किसी संस्था का कोई भाग या किसी अन्य ऐसे स्थान से है जहां सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए जिसे निर्धारित किया गया हो। तो हम एग्जामिनेशन सेंटर किसे बोलेंगे? एग्जामिनेशन सेंटर हम उस हर एक इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे, उसके इंस्टीट्यूशन के पार्ट को बोलेंगे, किसी ऐसी जगह को बोलेंगे जिसे निर्धारित किया गया कि यहाँ पे अब हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन होगा। तो जहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन होता है वो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होता है, ठीक है, वो हमारा परीक्षा केंद्र होता है, ठीक है, जहाँ पे सार्वजनिक परीक्षा को आयोजित किया जाता है। द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड, अब एक बात याद रखना, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनता है। The definition also include the entire premises attached to the examination center, और ये बात लिखी गई है, ठीक है, इस बात को भी एग्जामिनेशन सेंटर में क्या है लिखा गया है। इस परिभाषा में परीक्षा केंद्र से संबंधित संपूर्ण परिसर भी सम्मिलित है, ठीक है। इसका मतलब जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे एग्जाम हो रहा है, अगर उस एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड कोई क्या है, कोई परिसर है, तो उसको भी हम एग्जामिनेशन सेंटर ही कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ओनली द एग्जामिनेशन हॉल बट द कंप्लीट कैंपस अटैच्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर इज कवर्ड अंडर द एक्ट। तो केवल परीक्षा कक्ष ही नहीं बल्कि क्या है, पूरा परीक्षा का जो केंद्र है, जो परीक्षा केंद्र का पूरा परिसर है, इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसका मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है, उस क्लासरूम के अलावा अगर वहां पर कोई पार्क है, अंदर कोई लॉन है, कोई ऑडिटोरियम है, वो सब हमारा एग्जामिनेशन सेंटर माना जाएगा। ये याद रखना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनेशन सेंटर इंक्लूड्स एंटायर प्रेमिसेस अटैच्ड देयर टू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। परीक्षा केंद्र में पूरा संलग्न परिसर भी शामिल होता है। तो बताइए जो टर्म है एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र में क्या सम्मिलित होता है, क्या इंक्लूड होता है? एग्जामिनेशन हॉल ओनली या प्रिंसिपल ऑफिस ओनली या फिर एंटायर प्रीमिसेस अटैच्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है सी, परीक्षा केंद्र से संलग्न संपूर्ण परिसर, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2, कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, परीक्षा केंद्र क्या हो सकता है? एन एग्जामिनेशन सेंटर में भी क्या कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा तभी वो एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी, केवल विश्वविद्यालय, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई उसका पार्ट या कोई भी ऐसा प्लेस जिसको फिक्स किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी संस्था, उसका भाग या कोई भी अथवा सार्वजनिक परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया कोई भी अन्य स्थान, या फिर डी इसका आंसर, ओनली अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, केवल निजी संस्था, इसका आंसर है सी, ठीक है। परीक्षा द डेफिनेशन क्या है, बहुत ही वाइड है, इनफ टू इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन पार्ट देयरऑफ और एनी अदर नोटिफाइड प्लेस, ठीक है। तो हिंदी परीक्षा व्यापक है और इसमें कोई संस्था, उसका भाग अथवा सार्वजनिक परीक्षा हेतु निर्धारित कोई अन्य स्थान भी सम्मिलित हो सकता है, ठीक है। तो केक हमने याद किया सी। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, ई, ठीक है। ई क्या है हमारा, एग्जामिनी। अब देखिए पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है, कौन कंडक्ट कराता है? अथॉरिटी कंडक्ट कराती है। अथॉरिटी ने कंडक्ट कराया तो कहां पर कराया? एग्जामिनेशन सेंटर में कराया। अब उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाएगा कौन पेपर देने? सिर्फ वो जो एग्जामिनी है, ठीक है। तो हमारा क्लॉज डी किस बारे में बात कर रहा है? एग्जामिनी। अब एग्जामिनी कौन होता है? तो एग्जामिनी वो व्यक्ति होता है हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन, वर्ड मार्क कर लेना, ठीक है। देखो जैसे कि हमने एग्जामिनेशन अथॉरिटी में वर्ड मार्क किया था शेड्यूल 1, एग्जामिनेशन सेंटर में हमने क्या वर्ड मार्क किया था? एंटायर प्रेमिसेस अटैच्ड देयर टू, ठीक है। उसी तरीके से एग्जामिनेशन में, ये एग्जामिनी में आपको क्या वर्ड मार्क करना है? एग्जामिनी मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू अपीयर इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनी कौन है? जिसको परमिशन मिली है, पी याद रखना है, और अथॉरिटी ने, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है उसने परमिशन दी है, किस लिए? परमिशन किस लिए दी है? अपीयर होने के लिए। तो एग्जामिनी में आपको 3 चीज याद रखनी है। एग्जामिनेशन में एग्जामिनी का मतलब वो व्यक्ति है
जिसको परमिशन मिली है, अथॉरिटी ने दी है अपीयर होने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये साथ में और क्या इंक्लूड कर रही है, हु इज ऑथराइज्ड टू एक्ट एज अ स्क्राइब। इसके अंदर एक और बात है जो एंड से लिखी है, एंड इंक्लूड, और किसको इंक्लूड किया गया है, पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट एज स्क्राइब ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जामिनी। देखो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद तो आंसर नहीं लिख सकते, तो उनको स्क्राइब अलॉट किया जाता है। तो वो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो बोलते हैं और वो जो स्क्राइब होता है आंसर लिखता है। ठीक है, तो उन जो वो स्क्राइब होगा उसको भी एग्जामिनी में इंक्लूड किया गया है। आपका क्वेश्चन यहां से ही बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है स्क्राइब, लेकिन इसको अथोराइज किया गया है। ठीक है, देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बोथ, ये वर्ड है ना बोथ, इसको याद रखना। तो दोनों, एक तो जो कैंडिडेट है और जो ऑथराइज स्क्राइब है, दोनों ही एग्जामिनी है, कैंडिडेट भी और स्क्राइब भी, याद रखना है। ठीक है, परीक्षार्थी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई हो। इस परिभाषा में वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे परीक्षार्थी की ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ये मेंस के लिए है, याद रखना। ठीक है, मेंस के लिए अपने पास इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, और अगर आप चाहो तो आप ये मुझसे परचेज भी कर सकते हो। जैसे मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्स हुए थे तो फिर मैंने नोट्स स्टूडेंट को अवेलेबल करा दिए थे। तो लोकल लॉस पर अगर अच्छी कमांड बनाना चाहते हो तो ये नोट्स आप मेरे से परचेज भी कर सकते हो, बहुत नॉमिनल प्राइस रहेगा। ठीक है, इस परिभाषा में वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसे परीक्षार्थी की ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो, अतः इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी, देखो आपको एक बात बताती हूँ, जब एग्जाम हुआ था आई थिंक आरजीएस का, उसमें अभ्यर्थी भी पूछा गया था कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, तो उसमें अभ्यर्थी लिखा था, अभ्यर्थी लिखा था। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट का गलत हुआ था, तो इसलिए मैं आपको ये सारे वर्ड्स भी बता रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं बहुत ही बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट लेके चल रही हूँ आपके एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ सिंपल स्ट्रेट नहीं पढ़ाते जा रही हूँ आपको, तो ये याद रखना। ये अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो इस वीडियो को आपको क्या है बेनिफिट उठाना है और आपको सारे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी भी और उसका जो है अधिकृत लेखक दोनों को क्या है परीक्षार्थी माना जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फिर है एग्जाम पॉइंट्स, आपको क्या रिलेटेड है और जो है क्या इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनी है वो क्या है, एग्जामिनी में 2 मिनट, एग्जामिनी में दोनों को ऐड किया गया है, कैंडिडेट को भी और ऑथराइज स्क्राइब को भी। ठीक है, और परमिशन यहाँ पे कौन ग्रांट कर रहा है, कंसर्न अथॉरिटी, इसको आपको याद रखना है। इसमें दोनों ही ऐड है, परीक्षार्थी इसमें कौन है, अभ्यर्थी और अधिकृत लेखक, अनुमति संबंधित प्राधिकारी द्वारा दी जाती है। तो अब हम इसके करते हैं एमसीक्यू सॉल्व। देखो पूरा हो रहा है ना तैयारी, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, प्री पर्सपेक्टिव भी हो रहा है, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं एक वीडियो में आपका पूरा कवर। एन एग्जामिनी अंडर द एक्ट इंक्लूड्स, अधिनियम के अनुसार परीक्षार्थी में कौन सम्मिलित है, कैंडिडेट ओनली, स्क्राइब ओनली, या कैंडिडेट एंड ऑथराइज स्क्राइब, अभ्यर्थी तथा अधिकृत लेखक। आंसर है इसका सी, कैंडिडेट और ऑथराइज स्क्राइब। ठीक है, क्लॉज डी में दिया है। दूसरा एमसीक्यू, परमिशन जो है टू अपीयर इन पब्लिक एग्जामिनेशन, उसको कौन ग्रांट करता है, सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति कौन प्रदान करता है, पुलिस ऑफिसर या कंसर्न अथॉरिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखो क्योंकि हमने अभी इसको पढ़ा है, अब आपको इसके एमसीक्यूज कितने इजी लग रहे होंगे ना, लेकिन जब आप डायरेक्ट एमसीक्यूज सॉल्व करने बैठ जाते हो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, इसका आंसर क्या है, संबंधित प्राधिकारी, कंसर्न अथॉरिटी। नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा था केक का क्या हुआ, सी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, और हमारा क्या है डी में हमने क्लॉज डी में हमने एग्जामिनी पढ़ा था ई, तो केक हो गया पूरा, हमने केक खा लिया है बहुत अच्छे से, इट वॉज वेरी नाइस। अब हम पढ़ेंगे पग। ठीक है, तो पी से क्या है, अब बेसिकली वो पब्लिक एग्जामिनेशन, क्यों, क्योंकि कंडक्ट करवाया गया पब्लिक एग्जामिनेशन को, अथॉरिटी ने कराया, सेंटर अलॉट किया, बच्चा जो है एग्जामिनी पहुंच गया, अब वो पब्लिक एग्जामिनेशन है क्या। अब हम उस पब्लिक एग्जामिनेशन पर आए, देखो हर चीज जुड़ी है एक चीज से, अगर आप लिंक करके और समझ के पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो वैसे भी समझ आने लगेगा। अब सार्वजनिक परीक्षा है,
इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो सिंपल सा कहा गया, जो पब्लिक एग्जामिनेशन है, पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब है एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, सार्वजनिक परीक्षा का मतलब क्या बताया गया है? सार्वजनिक परीक्षा से अभिप्राय है ऐसी परीक्षा जो राज्य सरकार के अधीन, ठीक है, किसी पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। तो ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, याद रखना। ये जो एक्ट है, क्योंकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, तो ये रिक्रूटमेंट वर्ड आपको याद रखना है। 1992 के एक्ट पे मत पहुंच जाना। आरपीई के जो है, ये आरपीई 2022 का पढ़ रहे हैं, और इसमें जो पब्लिक एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट हो रहा है, वो पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए हो रहा है। ये याद आपको रखना है, और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो दो चीजें याद रखना पब्लिक एग्जामिनेशन में, रिक्रूटमेंट हो रही है एनी पोस्ट पर और अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो इसका मतलब हुआ, मीन्स। इस डेफिनेशन में और क्या इंक्लूड किया गया है? तो डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स examination conducted for recruitment in autonomous bodies, authorities, boards and corporations as specified in schedule 2। ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो रिक्रूटमेंट की जा रही है पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसमें साथ में क्या और इंक्लूड कर दिया कि अगर रिक्रूटमेंट की जा रही है, ऑटोनोमस बॉडी है, कोई अथॉरिटी है, बोर्ड है, ठीक है, और कॉरपोरेशन है, ये सब चीजें जो शेड्यूल 2 में दी गई हैं, उसको भी हम पब्लिक एग्जामिनेशन ही बोलेंगे, अगर वो रिक्रूटमेंट ऑटोनोमस बॉडी के लिए की जा रही है। तो याद रखना, अगर कोई पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है और वो पब्लिक एग्जामिनेशन किसी ऐसी पोस्ट के लिए हो रहा है जिसकी रिक्रूटमेंट ऑटोनोमस बॉडीज के लिए की जाएगी, ठीक है, या फिर क्या है, स्वायत्त शासी निकाय के लिए की जा रही है, प्राधिकरण के लिए की जा रही है, बोर्ड के लिए की जा रही है, निगम के लिए की जा रही है, जो कि शेड्यूल 2 में दी गए हैं। तो आपको याद रखना है, शेड्यूल 1 में हमने पढ़ा अथॉरिटी से रिलेटेड, और शेड्यूल 2 में हम पढ़ रहे हैं वो पब्लिक एग्जामिनेशन की जो ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटीज, बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन के बारे में, ठीक है, तो उसको भी हम पब्लिक एग्जामिनेशन ही कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एवरी रिक्रूटमेंट examination mentioned in schedule 2 is treated as a public examination। ठीक है, अनुसूची 2 में वर्णित सभी भर्ती परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षा मानी जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से अब क्या रिलेटेड है? तो पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या हो गया? जो रिक्रूटमेंट हो रही है एग्जामिनेशन की, और शेड्यूल 2 में स्पेसिफाई किए गए हैं उन एग्जामिनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक, अब एमसीक्यू, पब्लिक एग्जामिनेशन अंडर द एक्ट मीन्स एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर, अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा किस उद्देश्य से आयोजित परीक्षा है? स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, विद्यालय शिक्षा से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी डिग्री से रिलेटेड है, विश्वविद्यालय की डिग्री, या फिर रिक्रूटमेंट हो रही है उन पोस्ट पर जो कि स्टेट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड बॉडीज के लिए हैं, राज्य सरकार एवं विनिर्दिष्ट निकायों में भर्ती। ठीक है, या फिर डी कॉम्पिटिटिव डिबेट, इसका आंसर हमें पता है सी। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन रेफर्स टू रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जामिनेशन कवर किए गए अंडर द एक्ट, उसको किसमें स्पेसिफाई किया गया है? अधिनियम के अंतर्गत आने वाली परीक्षा किसमें विनिर्दिष्ट है? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। हमें पता है इसका आंसर है बी, शेड्यूल 2। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन कवर किए गए वो शेड्यूल 2 में किए गए हैं, और जो अथॉरिटी की बात की गई है कि कौन सी अथॉरिटीज होंगी, वो शेड्यूल 1 में बात की गई है, और इसकी बात शेड्यूल 2 में की गई है। बात है हमारा क्लॉज एफ, अनफेयर मीन्स। ठीक है, अनफेयर मीन्स, तो पग में पी हमारा हो गया था, फिर पब्लिक एग्जामिनेशन, यू से हमारा क्या हुआ? अनफेयर मीन्स। अब देखिए, जो ये अनुचित साधन वाली डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी डेफिनेशन भी है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, बैरेक्ट में। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट, पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली ये डेफिनेशन कहती क्या है। तो देखिए, अनफेयर मीन्स includes every unauthorized act committed by an examinee or by any other person for obtaining an unfair advantage in public examination। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया? जो अनुचित साधन से अभिप्राय ऐसे हर एक अनधिकृत कार्य से है जिसके द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो अनफेयर मीन्स, वो रिलेट करता है एग्जामिनी से। दूसरे पार्ट में बात की गई है एनी अदर पर्सन। ठीक है, परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया गया है।
परीक्षार्थी और अन्य व्यक्ति, ठीक है, इन दोनों के द्वारा अपनाए गए अनुचित साधन। अब देखिए हम करते हैं पार्ट 1 को, अनफेयर मीन्स बाय एग्जामिनी। अब यहाँ पर हम किसको पढ़ रहे हैं, परीक्षार्थी द्वारा, ठीक है, परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन। अगर आप देखेंगे तो इसका जो सब क्लॉज 1 है उसमें एग्जामिनी से रिलेटेड बात की गई है। एन एग्जामिनी कमिट्स अनफेयर मीन्स इफ ही टेक्स अनऑथराइज्ड हेल्प इन पब्लिक एग्जामिनेशन। तो आप क्या वर्ड याद रखेंगे यहाँ पर कि यदि कोई परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में अनअधिकृत सहायता प्राप्त करता है, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, अनऑथराइज्ड हेल्प। इसको याद रखना, अगर किसी एग्जामिनी ने, ठीक है, कमिट किया, ठीक है, अगर कोई जो परीक्षार्थी है वो क्या कर रहा है, अनुचित साधन का प्रयोग किया करता है, तो वो टर्म आपको याद रखनी है, अनऑथराइज्ड हेल्प, ठीक है। सच अनऑथराइज्ड हेल्प मे बी टेकन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनी पर्सन और ग्रुप। और ये जो सहायता है किसी व्यक्ति से या फिर किसी समूह से प्राप्त की जा सकती है, अब वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। आप डायरेक्टली किसी से अनऑथराइज्ड हेल्प ले रहे हो या इनडायरेक्टली ले रहे हो, ये पार्ट 1 बात करता है, ठीक है। अब ये देखो इसका जो ये सब क्लॉज है, ये फर्दर क्या बताता है, जो अनऑथराइज हेल्प ले रहे हो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, अनऑथराइज में इंक्लूड किया गया है, अनऑथराइज हेल्प में इंक्लूड किया गया है। अगर आप प्रयोग कर रहे हो किसी रिटर्न या फिर रिकॉर्डेड या फिर कॉपीड या फिर किसी प्रिंटेड मटेरियल का किसी भी फॉर्म में whatsoever, therefore the source or form of the material is immaterial if its use is authorized, if its use is unauthorized, it amounts to unfair means। बात समझ आ गई, ठीक है। अनअधिकृत सहायता में किसी भी प्रकार की लिखित, रिकॉर्ड की गई, नकल की गई अथवा मुद्रित सामग्री का उपयोग भी सम्मिलित है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अनऑथराइज्ड हेल्प की बात की गई, फिर बताया गया कि अनऑथराइज्ड हेल्प में आप इन सब चीजों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, अर्थात सामग्री किसी भी रूप में हो, यदि उसका उपयोग अनधिकृत है तो वो अनुचित साधन माना जाएगा, ठीक है। An examinee also commits unfair means by using unauthorized वो मतलब ब्लूटूथ वगैरह यूज करके जो आप पेपर देकर आ जाते हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे कि एक अनऑथराइज्ड हेल्प है, ठीक है, क्योंकि ये एक गैजेट यूज किया आपने ड्यूरिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, हिडन ईयरफोन, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। ये इसमें एग्जाम्पल एज सच नहीं लिखे गए हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट 2 क्या बात करता है। पार्ट 2 कहता है अनफेयर मीन्स बाय एनी पर्सन। अभी तो बात कर रहे थे हम एग्जामिनी जो पेपर देने जा रहा था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि अगर जो व्यक्ति पेपर देने जा रहा है वो हम कब मानेंगे कि मतलब उसने अनुचित साधन का प्रयोग किया, अनफेयर मीन्स का यूज किया है, जब वो अनऑथराइज हेल्प ले रहा है। अगर मैं बात करूं किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुचित साधन, अब कोई भी पर्सन हो, अब एग्जामिनी की बात नहीं की गई है, अनफेयर मीन्स बाय एनी पर्सन। द एक्ट नॉट ओनली पनिश द एग्जामिनी, ये एक्ट क्या है, केवल ये जो अधिनियम है केवल परीक्षार्थी को ही नहीं बल्कि क्या कर रहा है, एवरी अदर पर्सन इन्वॉल्व इन एग्जामिनेशन मेल प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ परीक्षार्थी को नहीं बल्कि परीक्षा में गड़बड़ करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति को भी उत्तरदायी बनाता है। तो यहाँ पे पनिशमेंट सिर्फ एग्जामिनी को नहीं मिलेगी बल्कि अदर पर्सन को भी मिलेगी जो इस एग्जामिनेशन के मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। एनी पर्सन कमिट्स अनफेयर मीन्स इफ ही परफॉर्म्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब कुछ एक्ट्स बताए गए हैं और कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन ये सारे एक्ट करेगा तो हम मान लेंगे कि उसने अनफेयर मीन्स किया है, ठीक है, उसने अनुचित साधन का दोषी होगा अगर वो इनमें से कोई भी कार्य करता है। देखेंगे डायरेक्ट में तो वो 4 एक्ट्स है, ठीक है। पहला इम्पर्सोनेशन और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो फर्स्ट या ये जो पॉइंट्स है उसमें बात की गई है। अगर कोई पर्सन A person commits unfair means if he impersonate another candidate, ठीक है। क्या कहा गया, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन ने क्या किया, अपने वो पर्सन जो एग्जाम दे रहा है एक्चुअली जिस एडमिट कार्ड पे जिसको एग्जाम देना था, जिस पर्सन को वो एग्जाम नहीं दे रहा है, वो इम्पर्सोनेट कर रहा है, वो खुद को वैसा व्यक्ति दिखा रहा है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि अनफेयर मीन्स कमिट किया है, ठीक है। लीक कर रहा है क्वेश्चन पेपर को तो भी हम मानेंगे अनफेयर मीन्स कमिट हुआ है। अगर किसी पर्सन ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, या तो क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया या फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश की क्वेश्चन पेपर को लीक करने के, ठीक है, तो भी हम मानेंगे कि उस पर्सन ने अनफेयर मीन्स कमिट करा।
या फिर उसने कॉन्स्पिरेसी की, क्वेश्चन पेपर को लीक करने की क्या करी, कॉन्स्पिरेसी की, तो भी हम मान लेंगे कि उस पर्सन ने अनफेयर मीन्स को कमिट कर दिया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य अभ्यर्थी का प्रतिरूपण करता है, प्रश्न पत्र लीक करता है, या फिर उसको लीक करने का प्रयास करता है या लीक करने की साजिश करता है, तो वह अनुचित साधन का दोषी होगा। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अनऑथराइज प्रोक्योरमेंट और पोजेशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अगर कोई पर्सन, हम कहेंगे किसी पर्सन ने अनफेयर मीन्स को कमिट किया है इफ ही प्रोक्योर्स क्वेश्चन पेपर इलीगली। ठीक है, उसने क्या किया, प्रश्न पत्र को अनअधिकृत रूप से प्राप्त किया है, उसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया है वो इलीगली तौर पर आ गया, तो हम कहेंगे कि उस पर्सन ने अनफेयर मीन्स कमिट कर दिया। अटेम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है, क्या कर रहा है प्रश्न पत्र को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, या फिर उसके पास जो प्रश्न पत्र है पजेस कर रहा है वो क्वेश्चन पेपर विदाउट अथॉरिटी। ठीक है, उसके पास ये प्रश्न पत्र रखने का उसके पास क्या है, अधिकार नहीं है, वो अनधिकृत रूप से उस प्रश्न पत्र को अपने पास रखता है, या फिर अटेम्प्ट करता है, अपने कब्जे में रखने का उसको प्रयास करता है, ये चारों चीजें करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो ये अनुचित साधन है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या था, सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। इफ अ पर्सन कमिट्स अनफेयर मीन्स इफ ही, ठीक है, हम ऐसा मानेंगे कि उस व्यक्ति ने अनफेयर मीन्स को कमिट किया है अगर वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है इन अनऑथराइज्ड मैनर। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, वो जो प्रश्न पत्र है उसको अनधिकृत रूप से हल कर रहा है, या फिर अटेम्प्ट कर रहा है सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास कर रहा है, या सीक असिस्टेंस फॉर सॉल्विंग इट, जब क्वेश्चन पेपर को हल कर रहा है तो किसी की सहायता ले रहा है, तो हम कहेंगे उसने अनुचित साधन का वो दोषी होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है असिस्टिंग एग्जामिनी, एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्ट एन एग्जामिनी इन एन अनऑथराइज्ड मैनर कमिट्स अनफेयर मीन्स। यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनधिकृत सहायता प्रदान करता है तो वह भी अनुचित साधन का दोषी होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई पर्सन पेपर देने जा रहा है तो वह एग्जाम ही नहीं हुआ, और दूसरा पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है, उसके उस पर्सन की जो एग्जामिनी है उसकी हेल्प कर रहा है अनऑथराइज मैनर में, तो वो तो एग्जामिनी तो है, उसके वो तो अनफेयर मीन्स का उपयोग कर रहा है, वो तो उसका दोषी माना जाएगा ही, लेकिन वो पर्सन भी अनफेयर मीन्स का क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। एक्चुअल असिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी, अनऑथराइज असिस्टेंट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनअधिकृत सहायता देना ही प्राप्त है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन है वो क्या बात कर रही है, एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करती है कि एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स एन एग्जामिनी। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सेकंड पार्ट में एनी पर्सन, उसमें एग्जामिनी को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जब हमने उसका फर्स्ट पार्ट देखा तो सिर्फ एग्जामिनी से डील कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बात की गई है एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स एन एग्जामिनी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई पर्सन असिस्ट कर रहा है एग्जामिनी को, और अगर एग्जामिनी जो खुद है वो किसी और पर्सन की हेल्प कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अनऑथराइज्ड मैनर में, तो इसलिए यहाँ पर एनी पर्सन में भी एग्जामिनी को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, अ कैंडिडेट एंटर्स द एग्जामिनेशन हॉल and secretly sends photograph of the question paper through his mobile phone to an outside person. The outside person solves the paper and send back the answers through Bluetooth. Here, यहाँ पे कैंडिडेट क्या है, एग्जामिनी है, आउटसाइड पर्सन क्या है, एक एनी पर्सन की डेफिनेशन में आ गया। बोथ हैव यूज्ड अनफेयर मीन्स, दोनों ने ही अनफेयर मीन्स का यूज किया है, इसलिए दोनों ही लायबल है इस एक्ट के तहत। ठीक है, दोनों ही लायबल है इस एक्ट के तहत। तो एग्जाम पॉइंट से आप चीज क्या याद रखेंगे, दोनों डेफिनेशन याद रखनी है। दो कैटेगरीज है अनफेयर मीन्स की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असिस्टेंस दोनों को इन्वॉल्व किया गया है। रिटर्न प्रिंटेड रिकॉर्डेड मटेरियल कुछ भी हो उसकी बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल गैजेट्स की बात की गई है, इम्पर्सोनेशन की बात की गई है, लीकेज और क्वेश्चन पेपर को लीक कर रहे हो तब बात की गई है, उसका अटेम्प्ट कर रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, अनऑथराइज पजेस कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, और एक्सप्लेनेशन में बताया गया है एनी पर्सन इंक्लूड्स एग्जामिनी। अब ये जो मैंने एग्जाम पॉइंट्स बताए हैं ये आपके रैपिड रिवीजन में काम आएंगे, जब आप क्या करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे तो ये आपके काम आएंगे। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा बताई गई है, ये सब आप याद रखना। अब देखिए इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम। अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 एक्ट, एक्सप्रेशन अनफेयर मीन्स प्राइमरी रिलेट्स टू, यहाँ पर
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 के अनुसार अनुचित साधन मुख्यतः किससे संबंधित है, प्राइमरी किससे रिलेटेड है, वो सिर्फ रिक्रूटमेंट जो है रूल से, रिक्रूटमेंट रूल्स ओनली, केवल भर्ती नियम। बी, अनऑथराइज एक्ट टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अनधिकृत कार्य। या फिर सर्विस कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की सेवा शर्तें। या फिर डी, रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण नीति। तो अब ये बताओ, ये जो हमने पढ़ा, ये जो एक्ट है बेसिकली किससे रिलेटेड है? हमने ये जो एक्ट पढ़ा अनफेयर मीन्स, यहाँ पे जो यूज हुआ है एक्सप्रेशन, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? खाली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ओनली वर्ड यूज हुआ है, या फिर जो अनऑथराइज एक्ट होते हैं ताकि ऑब्टेन किया जा सके अनफेयर एडवांटेज इन पब्लिक एग्जामिनेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, बी। क्यों? क्योंकि जो आप क्लॉज एफ देखेंगे जिसमें अनफेयर मीन्स की बात की गई है, तो यही कहता है जो अनऑथराइज एक्ट है, ठीक है, जो आपने अडॉप्ट किए हैं ऑब्टेन करने के लिए अनफेयर एडवांटेज इन पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जामिनी कमिट्स अनफेयर मीन्स बाय टेकिंग अनऑथराइज हेल्प फ्रॉम, परीक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे अनअधिकृत सहायता लेकर अनुचित साधन अपनाता है? एनी पर्सन, एनी ग्रुप, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बहुत इजी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि क्लॉज एफ का जब आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वो कवर कर रहा है अनऑथराइज हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है, और ग्रुप, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो इन रिलेशन टू एग्जामिनी, ठीक है, एग्जामिनी के रिलेशन में बता रहा है कि जब वो अनऑथराइज हेल्प ले रहा है किसी भी पर्सन से या किसी भी ग्रुप और किसी भी ग्रुप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स में अमाउंट टू अनफेयर मीन्स इफ यूज्ड विदाउट ऑथराइजेशन, अनधिकृत रूप से उपयोग करने पर निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अनुचित साधन मानी जाएगी? बताइए, आप किसे बोलेंगे कि ये अनऑथराइज ये जो मटेरियल है वो एक अनफेयर मीन्स है? रिटर्न मटेरियल होगा, ठीक है, लिखित सामग्री, या फिर रिकॉर्डेड मटेरियल, रिकॉर्ड की गई सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमें पता है कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि डेफिनेशन में इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस may constitute unfair means if used without authorization, अनधिकृत रूप से उपयोग करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अनुचित साधन माना जाएगा? मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसकी भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्लॉज एफ है, ठीक है, उसका जो सेकंड पार्ट है अनफेयर मीन्स में, उसमें इम्पर्सोनेशन को कैसे ट्रीट किया गया है? ठीक है, उसके अनुसार प्रतिरूपण क्या है? तो बताइए, फेयर प्रैक्टिस, अनफेयर मीन्स, माइनर मिसकंडक्ट, या नन ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, इम्पर्सोनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अनफेयर मीन्स, ठीक है, तो इम्पर्सोनेशन इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ठीक है, तो तो प्रतिरूपण को स्पष्ट रूप से अनुचित साधनों में शामिल किया गया है, तो इम्पर्सोनेशन को इंक्लूड किया गया है अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन में। Which of the following which of the following acts relating to a question paper is covered under unfair means? प्रश्न पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुचित साधन है? लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र लीक करना, या अटेम्प्ट करना, लीक करने का प्रयास करना, या उसकी कॉन्स्पिरेसी करना, या डी ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा डी ऑल ऑफ द अबव। इस सारी ही बातें की गई है, लीक की बात की गई है, उसके अटेम्प्ट की बात की गई है, उसके कॉन्स्पिरेसी की बात की गई है क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, नेक्स्ट, जो अनऑथराइज पोजेशन करते हैं क्वेश्चन पेपर का, उसको हम क्या बोलेंगे? अनऑथराइज पोजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर अमाउंट्स टू, प्रश्न पत्र का अनधिकृत कब्जा किसके अंतर्गत आएगा? पब्लिक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, अनफेयर मीन्स, या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है, हमने अनऑथराइज पोजेशन की बात की थी और इसका आंसर है सी, अनफेयर मीन्स में। ठीक है, प्रोक्योर करना और पोजेस करना क्वेश्चन पेपर विदाउट अथॉरिटी, उसको क्लॉज एफ में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु सॉल्व्स अ क्वेश्चन पेपर इन एन अथॉराइज्ड मैनर, जो व्यक्ति प्रश्न पत्र को अनधिकृत रूप से हल करता है, वे क्या कर रहा है? वो एक फेयर कंडक्ट है, या वो अनफेयर मीन्स है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट है, सिविल रॉन्ग। तो हमें पता है वो एक अनफेयर मीन्स है, अनुचित साधन है। ठीक है, इसकी भी बात क्लॉज एफ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप एग्जामिनी को असिस्ट कर रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो एक क्या है? वो भी एक अनफेयर मीन्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है क्लॉज एफ में वो क्या प्रोवाइड करती है कि खाली आउटसाइडर लायबल है, या फिर एग्जामिनी को एक्सक्लूड किया है, या एनी पर्सन में एग्जामिनी को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमने पढ़ा है कि एनी पर्सन में भी एग्जामिनी को इंक्लूड किया गया है। तो अगर रिवीजन पर्पज से देखें, ठीक है, अगर हम इसको रिवीजन पर्पज से देखें तो क्या देखते हैं, जब एग्जामिनी, ठीक है, अनऑथराइज्ड हेल्प ले रहा है, रिटर्न मटेरियल हो चाहे प्रिंटेड मटेरियल हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, तो हम मानेंगे वो अनफेयर मीन्स है। एनी पर्सन क्या कर रहा है, इम्पर्सोनेशन कर रहा है, या फिर लीक कर रहा है क्वेश्चन पेपर को, अटेम्प्ट कर रहा है या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या फिर अपने पास पजेस कर रहा है, ठीक है, अनऑथराइज तरीके से, या फिर सॉल्व कर रहा है या किसी को असिस्ट कर रहा है, तो हम मानेंगे वो अनफेयर मीन्स है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में ये बात की गई है, एनी पर्सन में क्या बात की गई है कि एग्जामिनेशन को भी इंक्लूड किया गया है। और इसका जो जी क्लॉज है डेफिनेशन, उसमें ये बात की गई है कि कोई भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन, ठीक है, जो यहाँ पर यूज किए गए हैं इस एक्ट में पर डिफाइन नहीं किए गए, तो हम उसको आईपीसी में जैसे डिफाइन किया गया है वैसे ही उसका मीनिंग लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, आज सेक्शन 2 तक ही कंप्लीट किया है, लेकिन इतना अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम गलती नहीं करेंगे। अगर आप किसी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करना अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।